वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने चैप्टर पढ़ा है एटम का। एटम की डेफिनेशन हमने देख ली है, एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा है। उसके बाद हमने डिस्कवरी पढ़ी है कि किस तरह से एटम को हमने जो साइंटिस्ट ने है वो फाइंड आउट किया था, किस तरह से स्ट्रक्चर हमको मिला। तो उसके बाद हमने जॉन डाल्टन थ्योरी पढ़ी, जे थॉमसन मॉडल देखा, और लास्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताया कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपनी क्या क्या थ्योरी दी, क्या कंक्लूजन दिया था। ठीक है, अब मैं आपको इसलिए रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा नील बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, कि नील बोर अब नए साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी एटम को लेके उनके क्या पोस्टुलेट्स थे, तो वो पोस्टुलेट्स जो थे उन्होंने क्या किया था, एक बार मैं रिकॉल करवाऊंगी आपको। हमने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स पढ़े थे था कि एटम जो होता है वो क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उनकी थ्योरी के हिसाब से कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्व करते करते उनके अंदर एक्सीलरेशन होता है और उस एक्सीलरेशन के दौरान वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। अगर उनकी एनर्जी लॉस होती जाएगी तो वो एक समय के बाद न्यूक्लियस में आके गिर जाने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो एक स्टेबल पार्टिकल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये उनके ड्रॉबैक्स थे। तो उन्हीं की थ्योरी के या उन्हीं के ड्रॉबैक्स को लेके नील बोर ने अपनी एक नई थ्योरी दी थी। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नील बोर ऑफ एन एटम। ओके, सो टुडेज टॉपिक बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब बोर ने क्या कहा था, बोर जो साइंटिस्ट थे, मैंने अभी आपको बताया कि उन्हीं के ड्रॉबैक से उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली, एक नया अपना पोस्टुलेट्स निकाले। तो उन्होंने ये बोला था कि एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। नील बोर ने क्या बताया था कि एटम जो है, ठीक है, वो उसके अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक बात सही है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर उनके ड्रॉबैक्स है थ्योरी के अंदर कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और फाइनली आके न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, तो भाई सोलार सिस्टम में भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सोलार सिस्टम में क्या होता है, सोलार सिस्टम में भी सन है और सन के चारों ओर अर्थ एंड प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो भाई वो भी धीरे धीरे मोशन करते करते अपनी एनर्जी को लॉस करने चाहिए और वो भी आके सन के अंदर घिर जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो अब क्या रीज़न है, क्या रीज़न दिया उन्होंने इसके पीछे? तो उन्होंने बताया सेम न्यूक्लियस भी सेम हमारे सोलार सिस्टम की तरह है। ठीक है, जिस तरह सोलार सिस्टम में सन के चारों ओर प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उनका फर्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड था। उन्होंने बोला एन एटम इज लाइक अ टाइनी सोलार सिस्टम। ओके, एटम कैसा, एक सोलार सिस्टम की तरह, इन विच इलेक्ट्रॉन एज अ प्लेनेट, इलेक्ट्रॉन एक प्लेनेट की तरह रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज अ सन, और न्यूक्लियस क्या है, सन की तरह इन ऑर्बिट। मीन्स क्या कर रहे हैं, एटम इज लाइक अ टाइनी सोलार सिस्टम इन विच इलेक्ट्रॉन एज अ प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज अ सन इन ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ इनके मॉडल पे। ये मैंने नील बोर का एटॉमिक मॉडल बनाया। उनके मॉडल के हिसाब से ये एटम है। ठीक है, अब एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों ओर जो मैंने शेल्स बनाए हैं वो सब क्या है, उन सारे शेल्स में, ठीक है, सोलार सिस्टम की तरह ही मैंने इसमें शेल्स बनाए। वो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इसमें बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नील बोर ने अपनी थ्योरी दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने स्पेशल ऑर्बिट्स में, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस शेल में, नंबर 1 शेल जिनको उन्होंने के शेल नाम दिया, अगर इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो ये इसी स्पेसिफिक पाथ में या स्पेसिफिक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी और में भी चले गए। तो इस दौरान हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, इस एनर्जी लेवल के कारण वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। मीन्स उनकी एनर्जी जो होती है लॉस नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने यही कारण दिया था कि
इसीलिए जो एटम है वो स्टेबल रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं और एक अपने स्पेशल ऑर्बिट में। तो उन्होंने अपने मॉडल में दिया था कि ये जो और अलग अलग कक्षा बना दी, उन्होंने अलग अलग शेल्स बना दिए, जिसको उन्होंने के शेल, सेकंड नंबर को एल शेल, थर्ड को एम शेल और एन शेल। तो इस तरह से शेल्स किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अलग अलग शेल्स बनाए गए, जिसके अंदर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ही आते हैं जिनकी, ठीक है। ये तो उनका मॉडल हो गया। अब इसको हम थ्योरेटिकल लिखेंगे। सेकंड नंबर थ्योरी क्या है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, मीन्स वही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन्होंने इस स्पेशल ऑर्बिट को क्या नाम दिया, डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, मतलब उनका अलग अलग स्पेशल ऑर्बिट होता है, ठीक है, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो एंड आर अलाउड इनसाइड द एटम, और जैसे कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड शेल में स्पेसिफिक 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उतने इलेक्ट्रॉन ही उस शेल के अंदर रहेंगे, उन्हीं को वो आर अलाउड इनसाइड द एटम, ठीक है। फिर थर्ड है, while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy। अब जो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर शेल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। हर शेल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, वो उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते, ठीक है। फिर फोर्थ है, दिस ऑर्बिट और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने एनर्जी लेवल नाम दिया और रिप्रेजेंट बाय द लेटर के एल एम एन, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया, के एल एम एन, जो कि मैंने आपको डायग्राम बनाया है कि अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट है, उनको उन्होंने अलग अलग शेल से रिप्रेजेंट किया, या फिर नंबर में नंबर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, ओके, एंड द नंबर n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। तो ये हमारी नील बोर की थ्योरी, उन्होंने क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड को सपोर्ट करते हुए ये बताया कि भाई न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव करते हैं और अपना उनका अलग एक एनर्जी लेवल होता है, जिस कारण से वो स्टेबल रहते हैं और मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नील बोर का एटॉमिक मॉडल, और इसी मॉडल के आधार पर हमने एटम का स्ट्रक्चर को पढ़ा, ठीक है, और इन्हीं की थ्योरी के आधार पर हमने बताया कि एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक हमने एटम के अंदर प्रोटॉन को हमने देख लिया था, ठीक है, प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, एंड इलेक्ट्रॉन को भी जे थॉमसन ने फाइंड आउट कर दिया। रदरफोर्ड ने भी बता दिया कि भाई इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी एक्सपेरिमेंट के आधार पे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा और किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक अनदर पार्टिकल और होता है एटम के अंदर, वो होता है न्यूट्रॉन। वो हमने पढ़ा था जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, तब मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन और होता है। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये हम पढ़ते हैं। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर अनदर एटॉमिक पार्टिकल इन द न्यूक्लियस एंड कॉल्ड इट न्यूट्रॉन, ठीक है। अनदर साइंटिस्ट आए थे जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। और उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा एक और पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। और उन्होंने ये भी पता लगाया कि प्रोटॉन का जितना मास होता है उतना का उतना मास न्यूट्रॉन का भी होता है, ठीक है। अगर एक जैसे अभी मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, न्यूट्रॉन हैव द सेम मास एज प्रोटॉन बट नो चार्ज, ठीक है। क्योंकि जो एटम का जो मास है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना मास है वो हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जाना, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया तो उसमें क्या होता है, सबसे मिडिल में एटम न्यूक्लियस है जो कि बहुत डेंस पार्ट है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन
उसका मास है, ठीक है। तो प्रोटॉन के अलावा इसके अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ये हमारा बताया जेम्स चैडविक ने, और उन्होंने बताया कि उसका भी मास होता है, उतना मास होता है जितना कि प्रोटॉन का होता है। तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन मास होगा, प्रोटॉन का मास होगा, तो उतना ही 1 न्यूट्रॉन मास भी होगा, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों सब पार्टिकल्स को डिस्कवर करा अलग अलग साइंटिस्ट ने। तो इस तरह से हमको एटम का एक स्ट्रक्चर पता लग गया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो क्लियर, यहाँ तक कि हमने हिस्ट्री को पूरा अच्छे से समझ लिया है कि किस तरह से डिस्कवरी हुई है, किस तरह से जर्नी जो है वो एटम की चली है। तो ये सब होने के बाद अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये मॉडल पढ़ा है हमने किसका, नील बोर का, और मैंने ये भी बताया कि अलग अलग शेल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब इन एनर्जी लेवल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम पढ़ेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, या फिर मैं बोल देती हूँ ये केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है। अब हम आगे जब पढ़ते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, किस तरह से वैलेंसी निकाली जाती है, तो ये सब पहले हम समझेंगे कि पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कि कितने इलेक्ट्रॉन कि इस स्पेसिफिक या डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट, तो दो साइंटिस्ट है, बोर एंड बुरी, बोर यही नील बोर एंड बुरी, वो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उसके आधार पर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², ठीक है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला है 2n²। तो इसमें n क्या है, n नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अब जैसे k शेल है, l शेल है, m शेल है, n शेल है, या फिर हमने उसको नंबर में 1, 2, 3 या 4 नाम दिया। तो नंबर ऑफ शेल 1 है तो उसकी जगह 1 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे, 4 है तो 4 रखेंगे। तो इस तरह से हम शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसी तरह हमने एक निकाला है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है n = 1, तो k शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है 2, उसके बाद n की जगह 1 क्योंकि फर्स्ट का निकाल रहे हैं, और स्क्वायर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड ऑर्बिट है, n की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 की जगह 2 वैल्यू रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8। तो सेकेंड जो ऑर्बिट है जो n नंबर का, वो उसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, कम आ सकते लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 का निकाल देंगे, नंबर 3 का भी निकाला 2 n की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 = 9 और 9 2 = 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 18। इसी तरह से हम 4 का भी निकाल देंगे तो आ गए 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से हम फॉर्मूले को यूज करके हर शेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो 2 8 18 32, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर शेल में बढ़ते जाएंगे, और ये हमने बता ही दिया है कि इन हर ऑर्बिट का एक अलग अलग अपना एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये तो हमको फॉर्मूला पता पड़ गया किसका, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब और इनके कुछ रूल्स है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं हम ऑर्बिट्स में, तो इनके क्या रूल्स होते हैं। तो एक रूल्स उन्होंने बताया, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इवन इफ इट हैज द कैपेसिटी। वो ये बता रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, आउटर मोस्ट शेल, जैसे कि ये एटम है, इसका आउटर शेल L है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन में उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि मैं तो कैपेसिटी बता रही हूँ, किसी में 8 बता रही हूँ, किसी में 18 बता रही हूँ, किसी में 32 बता रही हूँ, वो उनकी कैपेसिटी है।
लेकिन जो सबसे बाहर का जो शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल किसी भी एटम का, जैसे किसी एलिमेंट का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भरे जा सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसमें ओनली 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। ओके, तो ये उन्होंने एक नया नियम है। और फिर एक और नियम बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल अनलेस इनर शेल आर फिल्ड। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि जब तक इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे तब तक हम आउटर शेल में नहीं एंट्री करेंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के शेल में डाल दिए, फिर गए हम एल शेल में, तो एल शेल में 1 डाला, 2 डाले, उसके बाद हम एम शेल में गए। तो मतलब उनका कहने का मतलब है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसा नहीं है कि के शेल में हमने फिलअप किया और एम शेल में चले गए। तो मतलब इनका मतलब कहना ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल अनलेस इनर, मतलब इनर शेल में 1, 2 चाहे 3 या 4 कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद ही वो आगे के शेल में जाएगा। ठीक है, तब हम इलेक्ट्रॉन को आगे के शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ हो रहा होगा, लेकिन इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिकली जो वैलेंसी समझाऊंगी मैं, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग ऑर्बिट में फिल करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बोर्ड ने बताया है और किस तरह से अलग अलग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन का वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।